चाणक्य फोरम प्रेजेंट्स रणक्षेत्र। जय हिंद दोस्तों, रणक्षेत्र में आपका स्वागत है। मैं राम अवतार पांडे और मैं अंश। आज रणक्षेत्र में हम बात करेंगे बांग्लादेश की। बांग्लादेश में बीते दिन चुनाव संपन्न हुए, उसके बाद जिस तरह के परिणाम आए उसकी उम्मीद शायद दुनिया ने लगा रखी थी। बांग्लादेश के चुनाव में बीएनपी ने बहुमत बनाई और तारिक रहमान अगले प्रधानमंत्री हो सकते हैं। मेरा ये मानना है कि मतलब अगर लक हो तो तारिक रहमान जैसा कि ये बांग्लादेश आते हैं। जो इनकी मदर थी खालिदा जिया, उनका अभी देहांत हुआ था तो उनके उसमें ये आए। उसके बाद इन्होंने अपना बोला कि मैं कारोबार संभालना चाहूँगा आगे। इलेक्शंस में खड़े हुए, बांग्लादेश की जनता ने इतना प्यार दिखाया इनको कि ये काफी ज्यादा बहुमत से जीते वो इलेक्शंस भी। हाँ, इसको अंश अपन दो रूप से देख सकते हैं। एक छात्र आंदोलन हुआ जिसमें शेख हसीना अपने देश से बाहर निकाली गई और उसके बाद एक गवर्नमेंट बनी जिसके चीफ एडवाइजर बने मोहम्मद यूनिस। लेकिन उनके पूरे कार्यकाल में जिस तरह की वहां शासन रहा, जिस तरह से माइनॉरिटीज पे जुल्म हुए, उसके बाद इस चुनाव से बड़ी उम्मीद थी। इस चुनाव में दो महत्वपूर्ण बातें थी। एक बीएनपी का जो अलायंस था, वहीं दूसरी तरफ जमाते इस्लामी की बात है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी देखने को मिली कि अवामी लीग की पार्टी यानी शेख हसीना की पार्टी ने इस चुनाव में भाग नहीं लिया। वो बैन थी और वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। कहीं ना कहीं अगर हम ये देखें कि जो ये नई सरकार बन रही है अब, या जो बनने वाली है नई सरकार, जब आएंगे जब ये पावर में, उसके बाद इनका जो कार्यकाल रहेगा, जो इनका टेन्योर रहेगा, ये काफी ऊपर नीचे रहने वाला है। क्योंकि जो इनसे पहले मोहम्मद यूनुस थे वो इलेक्ट होके नहीं आए थे। उन्होंने जो भी काम अपने कार्यकाल में किया है वो सबका अब रिप्लाई इनको देना पड़ेगा, क्योंकि ये चुनकर आए गए हैं, जनता ने इनको चुना है। अभी हाल ही में मोहम्मद यूनुस ने इलेक्शन से कुछ दिन पहले ही 12 को इलेक्शन थे और 9 फरवरी को मोहम्मद यूनुस ने एक डील साइन करी अमेरिका के साथ। अब उस डील में इतना क्लैरिटी नहीं है अभी कि क्या डील हुई है और क्या नहीं हुई है। अब उसका भी बर्डन इनके ऊपर है। इनको देखना पड़ेगा क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबल है जनता के प्रति, इनको जवाब देना पड़ेगा। देखिए, मोहम्मद यूनुस ने अपने पूरे जो कार्यकाल रहा उसमें कई ब्लंडर किए हैं। उसका जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन था, अगर आप उसको देखेंगे तो उस दौरान बहुत ही खराब रहा। माइनॉरिटीज खासकर हिंदुओं पर विशेष रूप से हमले हुए, चुन चुन कर मारे गए, आइडेंटिफाई करके मारे गए और कई लोग बेवजह भी मारे गए। इस सब माहौल के बीच में वहां चुनाव हुआ और अब बांग्लादेश की जनता ने बीएनपी यानी तारिक रहमान को बहुमत दिया है, तो उनसे उम्मीदें भी हैं। बांग्लादेश की जनता उनसे उम्मीद करती है कि जो पिछले 1-1.5 साल से जो वहां माहौल बना हुआ था उसमें सुधार होगा। जिस तरह से मोहम्मद यूनुस फैसले ले रहे थे अपने शासनकाल में, उस तरह से उसके बाद बांग्लादेश में आर्थिक रूप से नुकसान हुआ है, सामाजिक रूप से नुकसान हुआ है। लोगों का जो सौहार्द था, भाईचारा था, वो खत्म हुआ। आर्थिक रूप से तगड़ा नुकसान हुआ। भारत से बेवजह बयानबाजी, बेवजह रिश्ते खराब किए गए। दुनिया के अन्य देशों से भी रिश्ते खराब किए गए। इन सब का भार जो है अब तारिक रहमान पर होगा कि वो दुनिया से जो बांग्लादेश के रिश्ते खराब हुए हैं उसको लेकर वो ठीक करें। और इसके साथ ही उन पर इस बात का भी दबाव रहेगा कि बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था जो बिल्कुल ही नीचे चली गई थी उसे और बेहतर किया जा सके। इसके साथ ही जिस तरह से माइनॉरिटीज खासकर हिंदुओं में जिस तरह से डर का माहौल बना हुआ था, उन्हें भी विश्वास दिलाया जा सके। कहीं ना कहीं ये मेरा अपना मानना है कि जो मोहम्मद यूनुस की जिस टाइम पे सरकार थी, उन्होंने जानबूझकर भारत के साथ रिश्ते खराब करे, ऐसा दिखाना कि पाकिस्तान के साथ उनके रिश्ते बहुत बेहतर हैं। पाकिस्तानी आर्मी का बांग्लादेश विजिट करना, चिकन नेक वाला एरिया विजिट करना, भारत को लेके कड़वे बयान देना बेवजह, बिना किसी वजह के। अब रिश्ते बिगाड़ तो इन्होंने दिए हैं भारत के साथ, पर क्या ये कहीं ना कहीं अब रिश्ते ठीक हो पाएंगे, एक तो ये देखने वाली बात रहेगी। दूसरा, जैसा अभी आपने बताया कि बांग्लादेश में जो माइनॉरिटीज के साथ हो रहा था, खास करके हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा था बांग्लादेश में, क्या अब वो चीजों में कुछ सुधार आ पाएगा, कुछ बेहतरी हो पाएगी उन चीजों में, या अब भी बांग्लादेश का वैसा ही रहने वाला है हाल जो पहले था कि माइनॉरिटीज अनसेफ है? वो देखने वाली एक इंटरेस्टिंग चीज रहेगी। हाँ, वो तो खैर आने वाले समय पता चलेगा कि कितना माहौल बेहतर होता है। अंश, इसमें एक और बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू देखने लायक है, वो है एनसीपी का यानी नेशनल सिटीजन पार्टी। ये पार्टी उस आंदोलन के बाद खड़ी हुई जो छात्रों ने आंदोलन किया, और जिस तरह से बांग्लादेश में इस छात्र आंदोलन के बाद ही शेख हसीना को अपना देश छोड़कर उन्हें भागना पड़ा, उसके बाद उस छात्र आंदोलन से उठी हुई एक पार्टी बनी नेशनल सिटीजन पार्टी। जब यह आंदोलन चल रहा था तो ऐसा लग रहा था जैसे पूरे बांग्लादेश में इनका समर्थन है, तमाम बांग्लादेश के लोग इनके समर्थन में खड़े हैं। लेकिन जब चुनाव हुआ
तब असलियत सामने आई। एनसीपी ने इस पूरे चुनाव में मात्र 6 सीटें हासिल की हैं और इसके बाद ये समझ आता है कि ये जो जिस तरह से ये चल रहा था कि ये छात्र आंदोलन है, युवा जो है वो बांग्लादेश का भविष्य तय करेंगे या ये आंदोलन ही बांग्लादेश का भविष्य तय करेगा, नीतियां बनाएगा और दुनिया से रिश्ते बांग्लादेश के कैसे होंगे, इन सब पहलुओं पर ये आंदोलन से उठे हुए नेता ही फैसले लेंगे। लेकिन इस चुनाव में ये सामने आ गया है कि बांग्लादेश की जो आम जनता है वो शायद उस छात्र आंदोलन से उतनी नहीं जुड़ी थी। उनकी जो मांग थी, उनके जो बयान थे, उनके जो जनता के लिए जो अपने तथ्य उन्होंने सामने रखे थे, उससे बांग्लादेश की जनता सहमत नहीं हुई। इसी वजह से शायद बांग्लादेश की जनता ने इस चुनाव में उनको मात्र 6 सीटें दी हैं और वो भी एनसीपी में कितने दिन रहेंगे, अब ये एक सवाल बन गया है। अभी आपने जैसा बताया, इसमें मेरा ये भी एक मानना है, एक चीज़ ये भी हो सकती है कहीं ना कहीं एनसीपी का इस्तेमाल तो नहीं किया गया। उन्होंने ऐसा देखा भी जा सकता है, हमने देखा भी है ऐसा कि जमात ने बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से बैक सपोर्ट दिया था एनसीपी को जिस टाइम पे ये आंदोलन चल रहे थे उस समय में, कि एक तरीके से उनको ऊपर चढ़ाया जा रहा था कि आने वाली सरकार आप ही लोग हैं, आप ही लोग भविष्य है बांग्लादेश का और आप लोगों को ही बांग्लादेश को संभालना है। तो उस टाइम पर उनका इस्तेमाल किया गया और जब ये इलेक्शन हुए तो जैसा अभी आपने बताया कि एनसीपी को केवल 6 सीटें मिली हैं और उसके बाद आपने बताया कि ये भी अभी श्योर नहीं है कि वो पार्टी बचेगी भी या नहीं, आगे जाके मिल ना जाए। हाँ, जिस तरह के चुनाव में परिणाम आए उसके बाद उस पार्टी के भविष्य को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम पूरी घटना को चुनाव से अलग होकर देखें तो जमात इस्लाम ने उस छात्र आंदोलन का, जो शायद छात्र अपनी किसी समस्याओं को लेकर आंदोलन करने यूनिवर्सिटी से शुरुआत की थी, उसमें फिर जमात का समर्थन मिला, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का समर्थन मिला और उस पूरे आंदोलन ने एक हाइप की और पूरे बांग्लादेश में उसकी बात हुई। उस आंदोलन के बाद ही ये बात समझ आई। अब जो परिणाम आए हैं उसको देखकर ये लगता है कि उन छात्रों के आंदोलन को या उन छात्रों को जमात इस्लाम के नेताओं ने इस्तेमाल किया और इस चुनाव से ये स्पष्ट है कि उन छात्रों को बांग्लादेश की आम जनता ने उस तरह से समर्थन नहीं किया जिस तरह की समर्थन की बात उस समय कही जा रही थी। जैसा कि हम देख सकते हैं, जब से ये इलेक्शंस के रिजल्ट कहीं ना कहीं सामने आने लगे हैं, बहुत से देश हैं जो तारिक रहमान को और बीएनपी को बधाई दे रहे हैं। भारत में से प्रधानमंत्री मोदी ने भी उनको बधाई दी, चाइना से भी उनको बधाई आई, जो अमेरिका के एम्बेसडर हैं उन्होंने भी, इवन शहबाज शरीफ तक ने उनके लिए, पाकिस्तान ने भी ट्वीट किया, उनको बधाई दी। अब क्या इनकी तरफ से रिश्ते बेहतर करने की कहीं ना कहीं शुरुआत हो चुकी है? देखिए, चुनाव से पहले ही बीएनपी तारिक रहमान ने कुछ बहुत ही पॉजिटिव स्टेटमेंट दिए थे। जैसे उन्होंने कहा था कि बांग्लादेश की फॉरेन पॉलिसी जो होगी वो बांग्लादेश फर्स्ट के आधार पे होगी, यानी वो किसी रिलीजियस या किसी लोकल लेवल पे पॉलिटिक्स जो होती है उससे प्रभावित नहीं होगी। और उन्होंने कहा था कि बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति जो खराब हो चुकी है उसको ठीक करने की कोशिश की जाएगी। देखिए, ये बात समझना बहुत मुश्किल नहीं है कि किसी भी देश के नेता को ये रखना ही चाहिए कि वो उसकी फॉरेन पॉलिसी, आर्थिक नीति या विदेश नीति या किसी भी नीति में उस देश का भला सर्वप्रथम होना चाहिए। तो जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया था कि मेरी जो फॉरेन पॉलिसी होगी, यानी जब हमारी सरकार आएगी तो हमारी फॉरेन पॉलिसी या जिस तरह की नीतियां होंगी उसमें बांग्लादेश फर्स्ट होगा और यदि ऐसा होता है तो ये बांग्लादेश के लिए अच्छा होगा। रही बात दूसरे देशों से रिश्ते सुधारने की बात, तो ये आपको करना पड़ेगा। ग्लोबलाइजेशन के समय में आप दुश्मनी लेकर तो नहीं जी सकते, खासकर भारत जैसे देश से जिसका आप पूरा बांग्लादेश बॉर्डर जो है लगभग 95% बॉर्डर जो है वो भारत से शेयर करता है। भारत एक बहुत बड़ा बाजार भी है, सामरिक शक्ति भी रखता है। कई तरीके से भारत से बांग्लादेश को फ़ायदा भी हो रहा था। अगर तारिक रहमान बांग्लादेश का विकास चाहते हैं या जिस तरह के बयान उन्होंने चुनाव से पहले दिए उसी तरह के विचार रखते हुए नीतियां बनाना चाहते हैं तो ये संभव है कि वो भारत से भी रिश्ते बेहतर करने की कोशिश करें। जैसा अभी आपने बताया कि उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स दिए थे जो कि बहुत पॉजिटिव थे, जिसमें से एक स्टेटमेंट था कि बांग्लादेश फर्स्ट, जो कि बिल्कुल सही है। अब हम भारतीय हैं, आप भारतीय जो देख रहे हैं, तो हमारे लिए भारत पहले है। जैसे अब ये बांग्लादेश फर्स्ट रखते हैं उसमें कोई गलत बात नहीं है, रखना भी चाहिए बांग्लादेश फर्स्ट। और कहीं ना कहीं अगर बांग्लादेश को फर्स्ट रखेंगे तो अपने आप उनके रिश्ते भारत से बेहतर हो जाएंगे। बिल्कुल, जैसा अभी आपने बताया कि उनका भारत के साथ 95% के लगभग बॉर्डर उनका मिलता है। और अगर वो बांग्लादेश फर्स्ट रखेंगे तो बांग्लादेश भारत के साथ साथ बांग्लादेश भी ग्रो कर सकता है।
और यही होता था। अगर आप मोहम्मद यूनुस के आने से पहले का समय देखें, जिस तरीके से बांग्लादेश टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ग्रो कर रहा था, बिजली का अवतरण को लेकर ग्रो कर रहा था, उसमें भारत का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। एक अजीबोगरीब तरीके से मोहम्मद यूनुस वहाँ सत्ता में आते हैं और अपने बयानबाजी और फैसलों से वो रिश्ते भारत से खराब करते हैं, ना कि भारत से ही बल्कि अन्य देशों से भी करते हैं। लेकिन एक बात बहुत महत्वपूर्ण है देखने के लिए, उस दौरान पाकिस्तान से उनके रिश्ते अच्छे हो रहे थे। तो ये एक पहलू था। अब वहाँ की जनता ने चुनाव में फैसला दे दिया है, नई सरकार बनेगी, नई सरकार की नीतियाँ किस तरीके से होती हैं और उसके भारत से रिश्ते कैसे होते हैं, इस सवाल का जवाब अभी भविष्य के गोद में छिपा है। बांग्लादेश में हुए चुनाव को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद। जय हिंद। चाणक्य फोरम प्रेजेंट्स रणक्षेत्र।